वेलकम टू वाणी सर्च यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 16.2 के लास्ट 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, कहते हैं 2 डाइस आर थ्रोन। 2 डाइस है आपके पास, आपको इन्हें एक बार में थ्रो करना है। ओके, तो इसका सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी दैट्स इसी एक्सरसाइज के जो एक प्रीवियस लेक्चर है जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में यही इसी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन थे। कहां पे? एक्सरसाइज 16.2 के जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी इसी एक्सपेरिमेंट को दोहराया गया था। यहां पे कहा जाता है इवेंट्स ए बी एंड सी आर एज फॉलोज। इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में बेस्ड 3 इवेंट्स लिए गए हैं। ए किस इवेंट को रिप्रेजेंट करता है? इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। ऐसे इवेंट को जहां पे इवन नंबर आपको फर्स्ट डाई पे आए। बी ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, बी रिप्रेजेंट करता है ऑड नंबर फर्स्ट डाई पे आए। सी रिप्रेजेंट करता है उन सारे आउटकम्स को जिन आउटकम्स का सम या तो 5 के इक्वल हो या 5 से कम हो। चलो हम पहले इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या बनाते हैं, सैंपल स्पेस, फिर हम इन इवेंट्स को 1 बाय 1 डिस्क्राइब करते हैं और जो इस क्वेश्चन नंबर 6 के अलग अलग पार्ट्स है उनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। चलो लिखते हैं पहले सैंपल स्पेस। देखो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पहले ही समझाया है कि कैसे पेयर ऑफ डाइस का सैंपल स्पेस बनाते हैं। जब पेयर ऑफ 2 डाइस को थ्रो किया जा रहा है तो हम बोलेंगे जब एक डाई को थ्रो करेंगे या आएगा 1 या आएगा 2 या आएगा 3 या आएगा 4 या आएगा 5 और या आएगा आउटकम 6। जब हम दूसरी डाई को थ्रो करेंगे तब आपका आउटकम बन सकता है फिर से 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। ये हमने क्या लिखा? जब हम एक डाई को थ्रो करेंगे तब इन 6 आउटकम्स में कोई एक बन सकता है आपका आउटकम। जब हम दूसरी डाई को थ्रो करेंगे तब हम ये भी फिर से 1 2 3 4 5 6 इन आउटकम्स में कोई आपका बन सकता है आउटकम। अब इन दोनों डाइस का जो आउटकम बनेगा सैंपल स्पेस वो हम कंबाइन में लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे। जब हमने पहली बार ये वाली डाई की तो ब्लू कलर वाली डाई पे इससे 1 आ सकता है, लेकिन ब्लैक कलर वाली डाई पे क्या आ सकता है, उस पे भी 1 आ सकता है। 1 इस 1 को पेयरिंग करनी है इन सारे नंबर्स के साथ 1 1 दैट्स 1 1। अब क्या दूसरा बनेगा आउटकम 1 2। दैट मींस आपके ब्लू डाई पे आ सकता है 1 लेकिन आपके ब्लैक डाई पे आ सकता है आउटकम 2। सिमिलरली आप किसको साथ पे 1 3 1 3। Are you getting me guys? तो ऐसे में अब लिखूंगा 1 3 फिर आएगा 1 4 आपका 1 4 1 5 1 6। या आपका आउटकम ऐसा आ सकता है ब्लू कलर के ही डाई पे 2 आ सकता है लेकिन ब्लैक पे आ सकता है 1 दैट्स 2 1। अब 2 को फिर से साथ के साथ पेयर करनी है 2 1 2 2 2 3। चलो हम अब इन 3 इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब करने से मतलब यहां इनको हम सेट फॉर्म में लिखेंगे। तो ए किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, यहां पे मैं लिखूंगा ए इज इक्वल। ए रिप्रेजेंट करता है ऐसे आउटकम्स को जिनका फर्स्ट कोऑर्डिनेट और इवन नंबर हो। इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई मीन्स ये जो जैसे मैं रैंडमली 1 4 ले लूं, 1 4 का मतलब हुआ फर्स्ट डाई पे आउटकम 1 आया है, सेकेंड डाई पे 4 आया। अगर मैं यहां पे करूं 3 4 की बात, 3 4 का मतलब हुआ फर्स्ट डाई पे 3 आया है, सेकेंड डाई पे 4 आया है। अगर मैं इस चीज की बात करूं 6 2 का मतलब है फर्स्ट डाई पे 6 आया है, सेकेंड डाई पे 2 आया है। तो ये कहता है इवन ए उन सारे आउटकम्स को रिप्रेजेंट करता है जिनके पहले क्या लिखा हो इवन नंबर, सेकेंड केस पे क्या लिखा हो उससे इसको मतलब नहीं। दैट इज इनको हम अगर एज ऑर्डर्ड पेयर्स ट्रीट करें तो इन ऑर्डर्ड पेयर्स में वो वाला ऑर्डर्ड पेयर जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट इवन होगा वो इवेंट ए का फेवरेबल बनेगा, वो इवेंट ए में बिलोंग करेगा। अब देखो आप लोग ऐसे कौन से आउटकम्स है जिनके पहले क्या है इवन नंबर। देखो फर्स्ट रो में कोई नहीं है बिकॉज फर्स्ट रो में हर किसी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 1 दैट्स ऑड, तो फर्स्ट वाले रो में कोई नहीं आएगा। अब सेकंड वाले रो के सारे आएंगे, क्यों? इनका पहला जो कोऑर्डिनेट है दैट्स 2 व्हिच इज इवन, तो लिखेंगे 2 1 आएगा, इसमें 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, दैट 2 6 2 4 2 5 2 6। अब थर्ड रो से कोई बिलोंग करेगा नहीं करेगा, क्यों?
बिकॉज हर थर्ड रो के हर किसी आउटकम का पहला कोऑर्डिनेट 3 है विच इज ऑड, तो ये कहता है सिर्फ उन आउटकम्स को ए में लिखो जिनका पहला कोऑर्डिनेट इवन है। अब फोर्थ रो की बात करेंगे, फोर्थ रो का हर कोई आउटकम इसमें बिलोंग करेगा, क्यों? इनके जो आउटकम्स है उनका पहला कोऑर्डिनेट है 4 एंड विच इज इवन, तो इसके सारे के सारे इसमें आएंगे 4 1 4 2 डैश 4 3 4 4 4 5 4 6। अब देखो सिमिलरली फिफ्थ रो से भी कोई आउटकम ए में बिलोंग नहीं करेगा, सिक्स्थ रो से सारे के सारे आएंगे इसमें 6 1 6 2 एंड डैश अप टू 6 6। ये हो गया आपका इवेंट ए। गाइस समझ में आ रहा ना? ये हमने किया डिस्क्राइब इवेंट ए। गाइस इस एक्सरसाइज का जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इस क्वेश्चन नंबर 6 पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है इसके मनी पार्ट्स है, अलग अलग पार्ट्स है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमसे पूछा जा रहा है, आप बताओ ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल है? ए ऊपर जो डैश लिखते हैं इसको पढ़ते हैं कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट या कंप्लीमेंट्री इवेंट ऑफ इवेंट ए, या हम दूसरी भाषा में इसे कहते हैं इवेंट नॉट ए, इवेंट नॉट ए। बात आ रही है समझ में? हमें इवेंट नॉट ए को अब डिस्क्राइब करना है। इवेंट नॉट ए किसके इक्वल है? अगर इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी बात की जाए तो हम कहते हैं इवेंट नॉट ए तब ऑकर होगा जब ए ऑकर नहीं होगा, या हम यूं कहते हैं इवेंट ए तब ऑकर होगा जब नॉट ए ऑकर नहीं होगा। तो ये एक दूसरे के अपोजिट समझो। तो मैं अब लेकिन यहां पे इनको कैसे लिखना है, इन टर्म्स ऑफ सेट फॉर्म लिखना, तो लिखूंगा मैं देयरफॉर जो कंप्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए होता है वो होता है सैंपल स्पेस माइनस ए, एस माइनस ए के। सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट्स किनको छोड़ के? इवेंट ए के आउटकम्स को छोड़ के, इवेंट ए के एलिमेंट्स को छोड़ के। एस ए का मतलब होता है, एस माइनस ए का मतलब होता है सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स को छोड़ के। दैट्स इवेंट ए डैश मीन्स ए को हमें लीव आउट करना, लेफ्ट आउट करना है। चलो लिखते हैं सैंपल स्पेस में ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो ए में नहीं है। वही अभी हमने देखा ए में है वो सारे आउटकम्स जिनके पहला कोऑर्डिनेट क्या है? इवन नंबर। तो इस रो, ये वाला रो नहीं आएगा, ये वाला रो नहीं आएगा, ये वाला रो नहीं आएगा, तो फिर कौन से रो आएंगे? फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ रो। तो देयरफॉर आप लिखेंगे देयरफॉर ए कंप्लीमेंट में कौन कौन से रो आएंगे? फर्स्ट रो, उस रो का एलिमेंट क्या है? 1 1 1 2 एंड सो ऑन अप टू 1 6। और कौन सा रो आएगा? सेकंड नहीं आएगा, बिकॉज सेकंड रो किसमें है? ए में है। तो अब आएगा थर्ड रो, बिकॉज थर्ड रो ए में नहीं है। थर्ड रो में क्या है? 3 1 3 2 डैश 3 6। बात आने बेटा समझ। अब है बारी, देखो फोर्थ रो भी बिलोंग करता है ए में, ये ए कंप्लीमेंट में नहीं होगा। फिफ्थ रो ए में बिलोंग नहीं करता है तो ये ए कंप्लीमेंट में आएगा। तो कौन सा फिफ्थ रो? 5 1 5 2 एंड सो ऑन अप टू 5 6। ये हो गया आपका कंप्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए, या आपका हो इवेंट नॉट ए। पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो गाइस अब है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में आप बताओ नॉट बी किसके इक्वल है? दैट इज नॉट बी इवेंट को हमें डिस्क्राइब करना है। नॉट बी इवेंट को हमें सेक के फॉर्म में लिखना है। दैट्स मैंने अभी बोला ए डैश जो लिखा था उसको मैंने बोला दैट्स कॉल्ड कंप्लीमेंट ऑफ ए, और मैंने उसे बोला कि प्रोबेबिलिटी में उसे कहता है कंप्लीमेंट को दूसरा नाम प्रोबेबिलिटी में होता है नॉट ए। नॉट बी का मतलब सिंपली हुआ बी डैश। बी डैश से मतलब कंप्लीमेंट ऑफ बी। जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था वैसे ही यहां पे भी करेंगे हम। नॉट बी फाइंड करने का मतलब हुआ बी डैश हमें फाइंड करना है, बी कंप्लीमेंट फाइंड करना है। हमने किस सोल्यूशन में सिंस बी कंप्लीमेंट जो आपका होता है बराबर सैंपल स्पेस माइनस बी। जिस भी इवेंट का कंप्लीमेंट निकालना हो उसका मतलब होता है सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट्स उस इवेंट को छोड़ के। आ रही ना बात में? दैट मींस बी कंप्लीमेंट का मतलब हुआ बी को लेफ्ट आउट करना, बी को लीव आउट करना, बी के सारे एलिमेंट्स को छोड़ देना, बाकी जो बचेंगे सैंपल स्पेस में वो लिखने होते हैं बी कंप्लीमेंट में। ये एक दूसरे के अपोजिट समझो होते हैं।
आ रहे ना बात में, बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, सैंपल स्पेस माइनस बी, दैट इज सैंपल स्पेस के सारे वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी में नहीं है, तो दैट मींस इन बी के सारे एलिमेंट्स को छोड़ देना है। पहले हम समझते हैं बी में कौन कौन सा एलिमेंट है। बी रिप्रेजेंट करता है उन सारे आउटकम्स को जिन आउटकम्स का फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑड नंबर हो, जिन आउटकम्स का फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या हो, ऑड नंबर। ये देखो, तो जिन आउटकम्स का फर्स्ट नंबर ऑड हो, दैट मींस इनको छोड़ के क्या बचते हैं, जिन आउटकम्स का फर्स्ट कोऑर्डिनेट इवन नंबर हो। तो आएंगे हमारे इस बी कंप्लीमेंट में कौन से आउटकम्स, जिनका पहले क्या हो, इवन नंबर। अगर आप देखोगे ना फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में, आप यूं कह सकते हो बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू द इवेंट ए। चलो यहां पे फिर भी लिखते हैं हम लोग, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, क्यों, बिकॉज इनके पहले क्या है, इवन। हमें बी का अपोजिट लिखना है, बी का कंप्लीमेंट लिखना है। बी में कैसे है, जिनका पहले है ऑड, तो उनको छोड़ को, ऑड वाले को छोड़ के तो वहां क्या बचते हैं, इवन वाले। 2 2 अप टू डायरेक्ट 2 6। ऐसे क्या आएगा, देखो सैंपल स्पेस में हमारे थे 1 1 1 2 1 3 1 4, तो 1 वाले नहीं आए, 2 वाले लिखे। अब 3 की बारी है, थर्ड होगी, 3 1 3 2 3 3, वो भी नहीं आएंगे क्योंकि उनके पहले है 3, वो बिलोंग करते हैं बी में, तो लेकिन हमें लिखने वो वाले जो बी में नहीं बिलोंग करते हैं। तो आएगा 4 की बारी, 4 वाले नहीं है उसमें, एट्स इवन वाले नहीं है, 4 1 4 2 दैट इज 4 6। अब इस सिमिलर फिफ्थ रो कौन सा है सैंपल स्पेस में, 5 1 5 2 5 3, 5 वाले कहां पे है, बी में है ना, हमें लिखना है बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट का मतलब होगा बी के एलिमेंट्स को छोड़ के, तो बी नहीं आएंगे इनमें। तो अब है लास्ट रो, दैट 6 1 6 2 6 3, 6 1 6 2, ये ऐसे आउटकम्स है जिनके पहला कोऑर्डिनेट है वो है इवन नंबर, तो वो भी इसमें आएगा 6 6। ये हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, नोट इट डाउन। चलो गाइस, अब इसी क्वेश्चन नंबर 6 का जो थर्ड पार्ट है, इसमें हमें इवेंट ए और बी को डिस्क्राइब करना है। दैट्स इवेंट ए और बी को सेट की फॉर्म में लिखना है। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में जो आपका अलजेब्रा इवेंट्स पढ़ाया था, अलजेब्रा इवेंट्स के लेक्चर में मैंने पढ़ाया है इवेंट ए और बी, इवेंट ए एंड बी किसे कहा जाता है। तो अगर आपको याद हो, मैंने बोला था इवेंट ए और बी का मतलब होता है इवेंट ए यूनियन बी, और का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी या सेट थ्योरी में यूनियन, एंड का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी और सेट थ्योरी में इंटरसेक्शन। बात आ रही है समझ में। लेकिन अगर आप कोई अलजेब्रा पढ़ते हो, दैट्स नंबर्स की बात करते हो, वहां और का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ए और बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करो। आपको सेट ए के सारे एलिमेंट्स उठाने हैं, सेट बी के सारे एलिमेंट्स उठाने हैं, और इनको एक साथ लिखना है, तब आपका जो नया सेट बनाएगा वही कहलाएगा ए और बी और ए यूनियन बी। तो लिखो सेट ए के एलिमेंट्स को। सेट ए में कौन से वाले हैं, 2 1 2 2 डैश अप टू 6, और कौन से 4 1 4 2 4 6, सिमिलरली है 6 1 6 2 6 6। अब कौन सा है, अब ए बी वाले लिखेंगे, बी के आउटकम्स को 1 1 1 2 1 6। अब आएगा 3 1 3 2 डैश 3 6। अब आएंगे बी का ही 5 1 5 2 एंड सो ऑन, अब 5 6। ये हो गया आपका ए और बी और ए यूनियन बी। अगर गौर से देखा जाए ए और बी किसके इक्वल आया, ये आपका सैंपल स्पेस बन गया। आप यहां पे ये जस्ट लिख सकते हो, इसलिए नहीं बोला है किसके इक्वल आया, आपने लिखा ए और बी इसके इक्वल है। आप यहां पे जस्ट नोट डाउन कर सकते हो, जो आपने दो इवेंट्स का क्या किया, यूनियन, वो आपके किसके इक्वल आया, सैंपल स्पेस के इक्वल। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब है क्वेश्चन नंबर 6 के फोर्थ पार्ट की बारी। क्वेश्चन नंबर 6 का जो फोर्थ पार्ट है, उसमें हमसे पूछा जा रहा है आप इस इवेंट को फाइंड करो, ए एंड बी वाले इवेंट को। बात आ रही है समझ में। फिर से जिससे ये नहीं मालूम कि इवेंट ए एंड बी किसे कहा जाता है, वो मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाए, जिस लेक्चर का जो टाइटल है दैट्स अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, उसमें वो अच्छे से समझेगा ए एंड बी क्या होता है। मैंने आपको वहां पढ़ाया था इवेंट ए एंड बी का मतलब होता है इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। दैट्स ए एंड बी का फाइंड करने का मतलब क्या हुआ, हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। इवेंट ए
एंड बी इज इक्वल टू इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको मालूम होना चाहिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब होता है फाइंड कॉमन एलिमेंट्स ऑफ दोस टू सेट्स। अब हमें किनका इंटरसेक्शन करना है, इवेंट ए और इवेंट बी का। अब हमें ढूंढने हैं ऐसे आउटकम्स, ऐसे एलिमेंट्स जो इवेंट ए में भी हो और इवेंट बी में भी हो, वही आएंगे इवेंट ए एंड बी में। चलो देखते हैं कौन कौन सा आउटकम वो है जो ए में भी है और बी में भी। क्या 2 1 इनमें से कोई नहीं है, बी में कोई नहीं है, तो मैं देख रहा हूं यहां पे ऐसा कोई आउटकम नहीं है जो ए में भी हो और बी में भी हो, जिसे मैं सिंपल भाषा में कहूं ऐसा कोई आउटकम है ही नहीं जो कॉमन है इवेंट ए और इवेंट बी के बीच में। तो क्या लिखूंगा मैं, इवेंट ए एंड बी या इवेंट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दिस सेट। इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, दैट इज दिस इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। आपने बात समझे? ये हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 6 के 4th पार्ट का सॉल्यूशन। इस चीज को नोट डाउन करो। तो अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का नेक्स्ट पार्ट। आई थिंक इट इज द 5th पार्ट। क्या है इसमें, इवेंट ए बट नॉट सी। आपको किस इवेंट को डिस्क्राइब करना है, किस इवेंट को सेट फॉर्म में लिखना है, इवेंट ए बट नॉट सी। इवेंट ए बट नॉट सी का मतलब क्या हुआ, ए लेकिन सी नहीं, ए लेकिन सी नहीं। इसको हम सेट थ्योरी में लिखते हैं ए माइनस सी। ए बट नॉट सी का मतलब होता है ए लेकिन किसको छोड़ के, सी को छोड़ के। अभी मैंने सिखाया, जैसे हमने कहीं पे लिखा था एस माइनस ए। एस माइनस ए में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, एस के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं होंगे। ऐसे ही ए माइनस सी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो ए में हो बट सी में नहीं। ए माइनस सी में कैसे आउटकम्स आएंगे जो ए में हो बट सी में नहीं। चलो लिखेंगे ए में ऐसा कौन कौन सा आउटकम है जो सी में नहीं है। देखो ए में 2 1 है विच इज देयर इन सी, तो ये नहीं आएगा। 2 2 है वो भी यहां पे है, 2 3 इसमें है वो भी यहां पे है, लेकिन इसमें 2 4 2 5 2 6 है वो सी में नहीं है। तो ए माइनस सी में आएगा 2 4 2 5 2 6। क्यों आए, क्योंकि ये आउटकम्स ए में है लेकिन सी में नहीं है। अब और देखेंगे क्या और कोई आउटकम ए में है जो सी में नहीं है। 4 1 है ए में लेकिन 4 1 आपका सी में भी है। 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 ये ए में है लेकिन सी में नहीं, तो ये तभी ए माइनस सी में आएंगे। अब मैं लिख रहा हूं 4 1 4 2 सॉरी नॉट 4 1 4 2 से 4 2 4 3 एंड सो ऑन अप टू 4 6 तक ये वाले आउटकम्स भी आएंगे ए माइनस सी में, बिकॉज ये आउटकम्स ए में है लेकिन सी में नहीं है। अब मैं देख रहा हूं 6 1 6 2 इस रो के सारे एलिमेंट्स ए में है लेकिन इनमें से कोई भी एलिमेंट कहां पे नहीं है, सी में। तो ये वाला रो थर्ड रो सारा का सारा आएगा 6 1 6 2 एंड सो ऑन अप टू 6 6। ये हो गया आपका इवेंट ए बट नॉट सी, या आप यू कहो ए माइनस सी। इस चीज को नोट डाउन करिए। बहुत ज्यादा पार्ट्स दिए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अब है 6th पार्ट। 6th पार्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है, आप इवेंट बी और सी को डिस्क्राइब करो। इस इवेंट को आपको सेट फॉर्म में लिखना है। अभी मैंने बोला और का मतलब क्या होता है, सेट थ्योरी में या प्रोबेबिलिटी में यूनियन। तो हमने लिखना है, हम लिखेंगे देयरफॉर बी और सी का मतलब हुआ बी यूनियन सी। यूनियन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना है। अब यहां पे कंबाइन किन के एलिमेंट्स को करना है, इवेंट बी और इवेंट सी के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। तो चलो करते हैं इवेंट बी और इवेंट सी के एलिमेंट्स को कंबाइन। लिखो बी के सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे 1 1 1 2 एंड सो ऑन 1 6। और कौन सा आ रहा है, 3 वाले भी आएंगे 3 1 3 2। ये इंटरसेक्शन नहीं है, ये यूनियन है। यूनियन में सारे के सारे आते हैं 3 6। अब आएगा आपका 5 वाला थर्ड रो 5 1 5 2 एंड सो ऑन 5 6। अब किसके एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स को लिखा। अब सी के सारे एलिमेंट्स को लिखना है, बस डबलिंग नहीं होनी चाहिए। डबलिंग से मतलब एक ही एलिमेंट को दोहराना नहीं है। अब सी के सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं। 1 1 को मैं फिर से लिखता, लेकिन 1 1 को मैंने एक बार लिखा तो एक एलिमेंट को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, बिकॉज ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा सेट थ्योरी में एलिमेंट्स का रिपीटेशन हम लोग नहीं करते हैं। तो 1 2 भी आया है, 1 3 भी आया है, तो इनको नहीं लिखना है। 1 4 भी आया है। अब 2 1, क्या 2 1 नहीं आया, नहीं। अब लिखना है 2 1 2 2। ये एलिमेंट्स मैंने अभी नहीं लिखे, 2 2। अब है आपका 2 3। अब लिखते 3 1 3 2। देखो 3 1 3 2 को मैंने लिखा, 4 1 को नहीं लिखा, 4 1 को लिखना है। ये हो गया आपका बी और सी, या यू कहो बी यूनियन सी।
pause the video to note it down. अब एक एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चन नंबर 6 का 7th पार्ट। क्या आप यूं सोच रहे हो कि सर ने ये वाला यहां पे इरेज क्यों नहीं किया? मैंने इसलिए इरेज नहीं किया बिकॉज ये मेरे इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में काम आने वाला है, वहां मुझे फिर से दोबारा लिखना था, इसलिए दोबारा लिखने से अच्छा है कि इसको मिटाया ना जाए। चलो 7th पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है? डिस्क्राइब द इवेंट बी एंड सी। इस इवेंट को लिखना है। अभी आपने समझा बी एंड सी किस इवेंट को कहा जाता है? बी इंटरसेक्शन सी को। अब आपने लिखना है बी इंटरसेक्शन सी इवेंट को। बी इंटरसेक्शन सी इवेंट किसे कहा जाता है? बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स इसमें आते हैं। देखो इवेंट बी और इवेंट सी में कौन कौन सा आउटकम कॉमन है उसको यहां पे लिस्ट आउट करना, मेंशन करना। देखो 1 1 यहां पे है, 1 1 यहां पे आएगा, आपका 1 2 यहां पे है, 1 2 भी आएगा, 1 3 भी आएगा। ये मत सोचना कि इसमें 1 3 नहीं है, मैंने डायरेक्ट 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 वो भी है इसमें। अब इसका 1 4 भी यहां पे आएगा। अब है आपका 2, अब 2 1 इसमें है, इसमें नहीं है तो ये नहीं आएगा। 2 2 2 3 ये वाले नहीं आएंगे। 3 1 आएगा इसमें बिकॉज इट इज कॉमन टू इवेंट ए एंड इवेंट सी। अब 3 2 3 2 भी आएगा इसमें। 4 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 4 1 इसमें है सी में, लेकिन ये बी में नहीं है। ये हो गया आपका इवेंट बी एंड सी। ये हो गया आपके 7th पार्ट का सॉल्यूशन। अब है इस क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट। फाइनली यार ये खत्म होने वाला है। लास्ट पार्ट दैट इज द पार्ट नंबर, कौन सा पार्ट है इसका? 8th पार्ट। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है? ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। यहां आप इसको यू पढ़ सकते हो, ए इंटरसेक्शन नॉट बी इंटरसेक्शन नॉट सी। जिस भी इवेंट के ऊपर इस डैश स्लैश लिखा हो ना, उसका मतलब है इसको छोड़ के, बी को छोड़ के, सी को छोड़ के। तो इस चीज का सॉल्यूशन करने के लिए मुझे पता था इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। ए भी मुझे पता है, बी कंप्लीमेंट भी मुझे पता है। या अब आया ना समझ क्यों मैंने यहां पे ए लिख के रखा? क्योंकि ये मुझे यहां पे यूज होने वाला था, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं। अब हमें सी कंप्लीमेंट चाहिए। सी कंप्लीमेंट हमने अभी नहीं निकाला, तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए हम पहले सी कंप्लीमेंट लेते हैं, फिर हम इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो हम लिखेंगे सी कंप्लीमेंट। नॉट सी किसके इक्वल होता है? सैंपल स्पेस माइनस सी। सैंपल स्पेस में से सी को हटा दो, वहां जो बचेगा वो आपका कहलाएगा सी कंप्लीमेंट। तो कौन कौन सा आउटकम इसमें आएगा? सैंपल स्पेस में से सी हटा दो, इन एलिमेंट्स को वहां से बाहर निकालो, जो वहां बचते वो आएंगे इसमें एस माइनस सी डेट सी। तो एस देखो इनको छोड़ के 1 1 1 2 1 3 1 4 नहीं आएगा। इसके बाद क्या आता था? 1 5 1 6 1 5 1 6 आएगा। और अब 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 कहां पे है? सी में। तो ये सी कंप्लीमेंट में नहीं आएंगे। सी कंप्लीमेंट में क्या आएंगे? जो इसके बाद है 2 4 2 5 और 2 6। अब इसके बाद 3 1 3 2 कहां पे है? सी में। ये सी कंप्लीमेंट में नहीं आएंगे। तो क्या नहीं है सी कंप्लीमेंट? सी में जो सी कंप्लीमेंट वो है 3 1 3 2 के बाद क्या आते? 3 3 3 4 डैश 3 6 दैट्स 3 5 3 6। अब देखो 4 1 है सी में, 4 1 नहीं आएगा सी कंप्लीमेंट में, तो आएगा 4 1 के बाद क्या आते हैं? 4 2 डैश 4 6 तक। अब 5 1 5 2 है वाले है नहीं, तो वो यहां पे आएंगे 5 1 एंड सो ऑन 5 6। अब और क्या बच रहा? लास्ट वाला रो 6 1 डैश अप टू 6 6। ये हो गया आपका सी कंप्लीमेंट। अब हमें क्या लिखना है लास्ट में? तो लिखेंगे देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। एक्चुअली हमें इसी इवेंट को फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है यू नो दैट्स कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स किस किस के बीच में? यहां पे 2 ही, यहां पे सेट नहीं है, यहां पे 3 सेट्स है। आपको यहां पे ऐसा आउटकम ढूंढना है जो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होना चाहिए। जो 3 के तीनों में आएगा वही आएगा इस सेट में। अगर आपका ऐसा कोई आउटकम है जो ए और बी कंप्लीमेंट में है बट सी कंप्लीमेंट में है, तो वो यहां पे नहीं आएगा। चलो देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। ए में क्या है? ए में है आपका 2 1। क्या 2 1 आपके क्या दूसरा बी कंप्लीमेंट? क्या 2 1 बी कंप्लीमेंट में भी है? क्या इस सी कंप्लीमेंट में 2 1 नहीं है, तो ये नहीं आएगा। अब 2 2 है आपके ए में, ये 2 2 आपका बी कंप्लीमेंट में भी है, लेकिन आपका 2 2 यहां पे नहीं है। इवेंट ए और इवेंट बी कंप्लीमेंट इक्वल है, आप देख सकते हो। तो हमें बस इन के बीच में देखना है।
अब कुछ आपको दिख रहा है जो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, देखो 2 4 है, यहाँ पे 2 5 है और 2 6 है, इनके बीच में कॉमन 2 4 2 5 2 6। देखो ये तीन आउटकम्स मैंने यहां पे क्यों लिखा, बिकॉज ये 2 4 ए में भी है, बी कंप्लीमेंट में भी है और सी कंप्लीमेंट में भी है। बात आ रही है समझ में? चलो देखते हैं, ये हो गए 3 3 क्या यहाँ पे है, 3 3 यहाँ पे नहीं है, 3 4 3 5 इनमें से 3 वाले में कुछ नहीं। हाँ 4 2 यहाँ पे होगा, देखो 4 2 है, 4 3 है, 4 4 है, 4 5 है, 4 6 है, 4 2 है, 4 3 है, 4 4 4 5 4 6, ये वाले आउटकम्स आएंगे आपके इस 5 1 5 2 इनमें से कोई नहीं आएगा, बिकॉज ना वो यहाँ पे है ना यहाँ पे है। अब मैं देख रहा हूं 6 वाले आएंगे, 6 1 6 2 एंड सो ऑन अप टू 6 6। ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन। इनमें जो भी आउटकम है वो आउटकम यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। इसके साथ आपके एक्सरसाइज 16.2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 के 8 पार्ट्स थे उनका हमने सॉल्यूशन लिखा। राइट डाउन इट सो दैट वी कैन कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है इस एक्सरसाइज 16.2 का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 पहले ही हेडिंग क्या लिखे है, रेफर टू क्वेश्चन नंबर 6 अबव। तो जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 6 किया, कह रहा है कि उसकी ओर देखो, जो हमने इसलिए मैंने जो चीजें यूज होंगी उनको मैंने एज इट इज लिख के रखा। फिर लिखा गया स्टेट ट्रू और फॉल्स। इनमें आप बताओ कि ट्रू है कि फॉल्स। स्टेटमेंट गिवन दिया है, आपको बस ये बताना है ये सच है या गलत। लेकिन ये चीज मैंने नहीं लिखी है, इसने आगे लिखा था इसमें कि आप रीजन दे दो क्यों, अगर कोई चीज ट्रू है तो वो क्यों ट्रू है, अगर कोई चीज गलत है तो वो क्यों फॉल्स है। चलो देखते हैं। पहली चीज इसने लिखी है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसने बोला है जो इवेंट्स यहां पे है ए और बी वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। आप इस क्वेश्चन का आंसर तब दे सकते हो अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखा था, जिसमें मैंने क्या हेडिंग बनाई थी, टाइप्स ऑफ इवेंट्स और अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। तो वहां पे मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किन इवेंट्स को कहा जाता है अच्छे से समझाया था। चलो मैं फिर से बताऊं। मैंने वहां पे बोला था दो इवेंट्स को हम तब बोलते हैं कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है जब उनका इंटरसेक्शन किया जाए वो किसके इक्वल आए, एम्प्टी सेट के। तो हम यहां पे ये देखने के लिए ये ट्रू है या फॉल्स, मैं ए और बी के बीच में क्या करूंगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन से मतलब कॉमन एलिमेंट्स। क्या आपको दिख रहा है ऐसा कोई एलिमेंट है जो यहां पे भी है और यहां पे भी है? नहीं है ना। तो हम लिखेंगे यहां पे यस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सोल्यूशन में लिखेंगे यस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्यों? रीजन देंगे हम। अब रीजन आप इसलिए देंगे एज ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन एलिमेंट्स एंड बी कुछ नहीं है, दैट्स वो नल सेट के इक्वल है। ये वो आपके क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट में फिर से हमें एक स्टेटमेंट दिया है, हमें बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स। हमसे पूछा जा रहा है इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो इवेंट्स है, बताया जा रहा है कि ये जो इवेंट्स है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी। हमने ये फर्स्ट पार्ट में देखा, हाँ ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इतना हमें पता है कि ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब हमें देखना है कि ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स है कि नहीं। दो इवेंट्स को हम कब कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स? जब उनका यूनियन किया जाए और वो किसके इक्वल आए, सैंपल स्पेस के। अगर मैं इन दो सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करूंगा तो मैं देख रहा हूं कि वो मेरा सैंपल स्पेस बनेगा, बिकॉज इसमें 2 2 वाले हैं, इसमें 1 वाले हैं, इसमें ऑड वाले हैं, ऐसे आउटकम जिनके पहले ऑड है, इसमें ऐसे आउटकम जिनके पहले इवन है। कंबाइन किया जाए तो इसमें इवन ऑड बनेंगे तो वही हमारा टोटल सैंपल स्पेस बनेगा। तो मैं लिखूंगा यहां पे सॉल्यूशन में ट्रू से मतलब आपका जो गिवन स्टेटमेंट ट्रू है, यहां पे भी आप यस की जगह ट्रू लिख सकते हो। यस भी ठीक रहेगा लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा ट्रू, बिकॉज ने बोला है ट्रू और फॉल्स में बात करो। हम लिखेंगे ये जो गिवन स्टेटमेंट है इट्स ट्रू एज, क्यों? रीजन ये है एज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू द नल सेट। जब दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन नल सेट के इक्वल आता है तब उनको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तब उनको क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एंड जब दो इवेंट्स या दो सेट्स का यूनियन किया जाता है वो सैंपल स्पेस के इक्वल आए तब उनको हम कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगर आप अच्छे मतलब 1 by 1 मैनुअली करोगे इनका यूनियन तो आपका ये पूरा सैंपल स्पेस बनेगा। तो ये आ गया एग्जॉस्टिव।
दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट इट्स आल्सो ट्रू। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इस क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 में के थर्ड पार्ट में क्या स्टेटमेंट दिया है, ये बोल रहा है कि ए जो इवेंट है वो बी कंप्लीमेंट के इक्वल है। ए जो इवेंट है वो किसके इक्वल है, बी कंप्लीमेंट के। तो मैंने लिखा यहां पे जो प्रीवियस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हमने किया, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है वहां हमें इवेंट नॉट बी निकाल देना था। मैंने बोला नॉट बी का मतलब होता है कंप्लीमेंट ऑफ बी, वहां हमने कंप्लीमेंट ऑफ बी निकाल के रखा था, उसको मैंने एक बार यहां पे फिर से नोट डाउन किया। मैं यहां पे आप देख रहा हूं क्या बी कंप्लीमेंट ए के इक्वल है, क्या ये वाला इवेंट इस इवेंट के इक्वल है, क्या ये सेट इस सेट के इक्वल है। क्लियरली इस सेट का हर कोई एलिमेंट यहां पे है और इस सेट का हर कोई एलिमेंट यहां पे है, तब हम नहीं कह सकते ये दो इवेंट्स इक्वल। यस दीज आर इक्वल। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा इट इज ट्रू। ट्रू से मतलब ए किसके बराबर है, बी कंप्लीमेंट के इक्वल। आ रही ना बात समझ में, यहां पे लिखने की क्या जरूरत है, रीजन लिखेंगे। चलो ऐसे रीजन लिखेंगे एज A is subset of B complement and B complement is subset of A। सेट थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, दो सेट्स को हम तब कहते हैं वो इक्वल सेट्स होते हैं जब वो एक दूसरे के सबसेट्स होते हैं। एक दूसरे के सबसेट्स होने का मतलब यहां के सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, इस वाले के सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए। तो यहां पे क्लियरली वो ट्रू है। देखो अब क्या है, इसी क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट है। स्टेटमेंट दिया है ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जो इवेंट्स ए और सी है ये बोल रहा है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। हमें पता है दो इवेंट्स तब होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब उनका इंटरसेक्शन किसके इक्वल आए, नल सेट के इक्वल आए, एमपीटी। तो चलो देखते हैं, अगर ए और सी का इंटरसेक्शन नल सेट आए तब हम कहेंगे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्या ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो ए में भी है और सी में भी है। ए इंटरसेक्शन सी कब आएगा नल सेट के इक्वल, जब ऐसा कोई आउटकम, जब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो ना ए में हो और मतलब जो ए और सी में कॉमन ना हो। मैं यहां पे लेकिन देख रहा हूं कि यहां पे 2 1 है, यहां पे भी 2 1 है, यहां पे 2 2 है, यहां पे 2 2 है। तो यहां पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए में भी है और सी में भी। तो दैट मीन्स अगर हम ए और सी का इंटरसेक्शन करेंगे वो एमपीटी सेट नहीं बनेगा। तो यहां पे लिखेंगे जो गिवन स्टेटमेंट है दैट इज फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब हमें बताना है क्यों है वो फॉल्स। अब हम बताएंगे क्योंकि रीजन है एज ए इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू नल सेट। अगर ए इंटरसेक्शन सी नल सेट के इक्वल आता, एमपीटी सेट के इक्वल आता, मैं कहता ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये हुआ इसका रीजन है। फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या स्टेटमेंट है, इवेंट्स ए एंड बी कंप्लीमेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये कहता है कि जो दो इवेंट्स ए और बी कंप्लीमेंट है वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एंड हम कहेंगे इस इवेंट ए और इवेंट बी कंप्लीमेंट को तब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब इनके बीच में कोई एलिमेंट कॉमन ना होगा, जब इनके बीच में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। चलो हम चेक करते हैं। ए में 2 1 एलिमेंट है, बी कंप्लीमेंट में भी 2 1। हमें यहां पे एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो ए और बी कंप्लीमेंट में कॉमन है। अगर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं मिलता हम कहते हैं इनको म्यूचुअली, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो हम लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। रीजन है एज ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। जब हमने ए और बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन किया, कॉमन एलिमेंट्स को ढूंढा, तो वहां हमें कॉमन एलिमेंट्स मिले। अगर कॉमन एलिमेंट्स नहीं मिलते तब हम कहते हैं इनको ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 7 का फिफ्थ पार्ट। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब है आपकी एक्सरसाइज 16.2 के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में स्टेटमेंट क्या है, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहां पे हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो 3 इवेंट्स है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। हमने बोला कोई टेंशन नहीं, हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे। अगर इंटरसेक्शन एमपीटी आए तब हम कहेंगे आपने सच बोला है, लेकिन अगर इंटरसेक्शन नॉन एमपीटी आए तब हम बोलेंगे इसको आपने गलत बोला है। तो चलो देखते हैं। हमारे पास ए कंप्लीमेंट नहीं है तो मैं पहले ए कंप्लीमेंट निकाल के रखूंगा। मैं लिखूंगा सिंस ए कंप्लीमेंट इज इक्वल। ए कंप्लीमेंट क्या का मतलब क्या होता है, सैंपल स्पेस के वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं हो। दैट्स हमें सैंपल स्पेस में ए को लेफ्ट आउट करना है, तो वहां बचेगा आपका बी। या आप खुद से भी कर सकते हो घर में। ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल है, बी के। इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया, क्वेश्चन नंबर 6 में।
तो ए कंप्लीमेंट हमारा किसके इक्वल है? बी सेट के। अब हमें बताना है क्या ए कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट और सी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है? देखो, जो एलिमेंट ए कंप्लीमेंट में है वो कहां पे है? बी में भी। तो ए कंप्लीमेंट में और बी कंप्लीमेंट में एलिमेंट कॉमन है। क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जो यहां पे भी है, सॉरी सी में, जो यहां पे है और बी में है? बिकॉज बी में क्यों लिखा? बिकॉज बी इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट। इस सेट और इस सेट में कॉमन एलिमेंट्स देखो, तो कॉमन एलिमेंट है कोई? यहां पे 2 1 है, यहां पे भी 2 1 है, लेकिन यहां पे 2 1 नहीं है। इज देयर एनी एलिमेंट विच इज कॉमन टू दिस 3 सेट्स? चलो देखते हैं। 2 2 यहां पे है, 2 2। इसमें क्या आएंगे? ऑड वाले पहले। इसमें ऑड कौन सा है? ये वाला। लेकिन इसमें इवन आएंगे। आई थिंक देयर इज नो एलिमेंट विच इज कॉमन टू ऑल द 3। यस, ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो इन 3 सेट्स के बीच में कॉमन है। तब हम कहेंगे गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। रीजन है एज इंटरसेक्शन ऑफ ए कंप्लीमेंट विथ इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू द एम्प्टी सेट। हमने क्या बोला? ये जो गिवन स्टेटमेंट ये ट्रू है। क्यों? हमने देखा इन 3 सेट्स के, इन 3 इवेंट्स के बीच में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 16.2 कंप्लीट हो गई। आई होप आपके इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हो। अगर कोई भी क्वेश्चन या कहीं किसी क्वेश्चन में किसी स्टेप में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होना तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। अगर आपको अच्छे से समझ में आए हो सारे क्वेश्चंस तो लाइक दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हम एनकरेज होते हैं। आपका भी कुछ नहीं जाता है, आपको अच्छे से समझ आ रहा है। तो थैंक यू। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ।